वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस का 5वां सीरीज देखेंगे। इसमें टोटल आपका 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न जो जीके जीएस से है बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं सिलेबस के अनुसार आपका क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। कल आपका सिलेबस के अनुसार से क्वेश्चन भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। फिजिक्स का मैं 3 वीडियो सिलेबस के अनुसार अभी तक अपलोड किए हैं और सभी को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो कल फिजिक्स का आपका चौथा वीडियो सिलेबस के अनुसार मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और एक बात फ्रेंड्स कि कल से मैं कोशिश करूंगा कि 8:30 बजे लाइव क्लास आऊँ, तो आप लोग 8:30 बजे कल लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए 50 प्रश्न आप देख लेते हैं फ्रेंड्स। और ये जीके जीएस का सीरीज है जो प्रत्येक दिन आपको मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 8:30 बजे लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स, पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर CACP है, जो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। CACP का फुल फॉर्म हिंदी में देखा जाए फ्रेंड्स तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है। ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP है जो आपका कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है। सवाल नंबर 2 देखिए सॉरी, सवाल नंबर 2 है, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इससे एक सवाल और बनता है कि ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। और कब ये हुआ था फ्रेंड्स, तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हुआ 1970 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगर जो देखा जाए वर्तमान समय में भारत में विश्व में सबसे अधिक दूध कहाँ होता है, उत्पादन करता है, तो भारत ही उत्पादन करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत में जो ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो जो मैं इस साइड से बता रहा हूँ फ्रेंड्स उसको भी याद करते चलिएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ें मैंने बताया कि भारत में अगर जो ऑपरेशन फ्लड की जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड भारत में कब शुरू हुआ था, 1970 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और है विश्व में वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है दूध का, तो भारत उत्पादन करता है। ये सभी को याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 को देखिए, भारतीय GST, ठीक है, भारतीय GST गुड सर्विस एंड टैक्स मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो देखिए अच्छा सवाल है, किस देश के है, तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय GST मॉडल को कनाडा देश के GST मॉडल से लिया गया है। अगर पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम GST को किसने लागू किया था, तो विश्व में अगर सबसे पहले GST कौन सा देश लागू किया था, तो आपका फ्रांस हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, फ्रांस है जो सर्वप्रथम विश्व में GST लागू किया था। लेकिन भारत में जो GST लागू हुआ उसका मॉडल कनाडा से लिया गया है। सवाल नंबर 4 को देखिए, सवाल नंबर 4, निम्न में से निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। याद कर लिया फ्रेंड्स, संकीर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है, तो M1 को है जो क्या कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। याद रखिएगा किसको, M1 को क्या कहता है, संकीर्ण मुद्रा। ये सब डायरेक्ट याद कर लिया फ्रेंड्स, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। 5 नंबर सवाल है, सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम सेट है। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा थाईलैंड का। सवाल नंबर 6 को देखें कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। 2 सवाल बनता है, कब किया था और किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो प्रथम बार परमाणु परीक्षण हुआ था जो सक्सेस नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो हुआ था आपको 18 अप्रैल 1974। ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 18 अप्रैल 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। और ये जो हुआ था फ्रेंड्स 12 किलोटन क्षमता वाले बम का हुआ था और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये जरूर याद रखिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 18 अप्रैल 1974 को। सवाल नंबर 7 को देखिए, सवाल नंबर 7 आपके सामने है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 8 को देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी है जो आपका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यह है जो
हिरन से संबंधित, हिरन के संरक्षण से संबंधित है। देखिए इसमें साइड से जो मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। हो सकता है पूछा जाए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आपका हिरन के संरक्षण से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए फ्रेंड्स तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा इंद्रावती, ठीक है, कौन सा? इंद्रावती। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो बाघ संरक्षण के लिए आपको जाना जाता है। तो दोनों में बताया, दोनों याद रखिएगा। इंद्रावती भी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है जो बाघ के लिए जाना जाता है, और कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो हिरन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन संकटापत्र, ठीक है, निम्न में से कौन संकटापन जातियों के उदाहरण नहीं है, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये डोडो पक्षी है जो संकटापन जातियों के उदाहरण नहीं है। बाकी कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ, ये सभी है जो संकटापन जातियों के उदाहरण है, जबकि डोडो पक्षी है जो आपका नहीं है। देखिए डोडो पक्षी और डायनासोर है जो किसके अंतर्गत आएगा? जब यह संकटापन के अंतर्गत नहीं आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, ये जानना आपका जरूरी है। तो जो डोडो पक्षी है, डायनासोर है, ये सभी है जो विलुप्त जातियों के उदाहरण है। किसका है? विलुप्त। ये सभी है जो किसका है? विलुप्त जातियों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ, ये सभी है जो संकटापन जाति का उदाहरण है, जबकि डोडो पक्षी है जो आपका विलुप्त पक्षी के उदाहरण है। सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपका केन्या के नैरोबी में पड़ता है, ठीक है, केन्या नैरोबी में। तो ये नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का है जो स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? देखिए 22वें तीर्थंकर कौन थे? कि इनका जो राइट आंसर होगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अरिस्टनेमी थे जो आपका 22वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन थे जो अंतिम थे? तो महावीर थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 22वां, 23वां और 24वां तीनों याद रखिएगा। 22वां में हो जाएगा अरिस्टनेमी हो जाएगा, 23वां में पार्श्वनाथ हो जाएगा और 24वां में आपका जो हो जाएगा महावीर हो जाएगा। अच्छा, इससे और सवाल बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिर्फ संस्थापक रहेगा तो ऋषभदेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म के पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे जो 24वें तीर्थंकर थे। सवाल नंबर 12 को देखिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है। पहले क्या पूछा जाता था? सभी को पता है फ्रेंड्स कि अपना पुत्र संघमित्रा का जो अशोक था जो धर्म प्रचार के लिए अपना महेंद्र तथा संघमित्रा को पुत्र पुत्री को भेजा था। पहले ये पूछता था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो किसके भेजा था? महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, मॉडरेट किया है, तो कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से मिलता है? किस साहित्य में यह कहा गया है कि महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए गया था? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी। दीपवंश और महावंश साहित्य में दोनों में यह ज्ञात होता है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल को देखिए। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए धन्वंतरी और कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आपका ये दोनों रहते थे फ्रेंड्स। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें धन्वंतरी हो गया, कालिदास हो गया, ये सभी रहते थे। और एक से एक सवाल और बनता है कि आपका जो बौद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही आया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग आया था, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 14 को देखें कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर खफी खां ने
आपका बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था। सवाल नंबर 15 को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई या चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन डेट आपको याद रखना है। तो 26 जून, याद रखिए 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुमायूं तथा शेर खां के मध्य में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खां है जो क्या हुआ था फ्रेंड्स, विजयी हुआ था। शेर खां यह युद्ध जीतने के बाद ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा कि चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा आपका शेर खां के बीच में हुआ था। शेर खां यह युद्ध जीता था, इसके बाद में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये सवाल पूछा जाता है। तो किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के बाद में। सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? 16 का करेक्ट आंसर होगा बंगाली भाषा कराना, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, ठीक है। जबकि उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। ये भी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 50 प्रश्न पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं 50 प्रश्न के साथ से कम 30 प्रश्न आपको ऐसा मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल पूछने लायक है। इसलिए सीरियसली पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट को, हर एक बात को सुनते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे करते मेहनत करने से आपका जीके जीएस का लेवल एक दिन अच्छा बन जाएगा। इसीलिए तो फ्रेंड्स मैं वेबसाइट पर भी सब प्रश्न को डालता हूं जो लाइव क्लास में लेता हूं और बढ़िया क्वेश्चन, और वहां पर जाकर के लिए मैं बोलता हूं कि बार बार आप रिपीट करें। प्रत्येक दिन आपको वेबसाइट पर जाकर हर हाल में पढ़ना है, तभी आपका जीके जीएस मजबूत होगा। और सभी को पता है फ्रेंड्स कि वेबसाइट कैसे कहाँ पर पढ़ना है। गूगल में जाइएगा, gkmastermind.com लिखिएगा, आपका आ जाएगा। उस पर खोलिएगा, उसमें होम पेज में सब दिया हुआ है, पढ़ कर वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ाई अवश्य करें, प्रत्येक दिन जरूर करें। तो यहाँ पर हो गया बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो दिग्दर्शन था फ्रेंड्स। लेकिन अगर हिंदी भाषा में प्रकाशित होना प्रथम अखबार पूछा जाए तो उदंड मार्तंड था, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1826 ईस्वी में। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए। रेले कमीशन, क्या रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपका किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो आपका 1902 ईस्वी में आपका किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो प्रथम रेल चलाया गया था वो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपको पता होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन ने है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया था, और बाद में से लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। तो देखिए करीब करीब सभी क्वेश्चन में जो आता है मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो। 18 नंबर सवाल को देखें कि ब्रोकेन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकेन विंग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है, ठीक है फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू थी जो प्रथम भारत की महिला राज्यपाल बनी थी फ्रेंड्स। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी, तो यही आपका सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो लिखे थे, किसने लिखा था? सरोजिनी नायडू लिखा था। सॉरी फ्रेंड्स, खांसी आ जा रही है। तो 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू। 19 नंबर सवाल को देखें। 19 नंबर सवाल आपका है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया गया था? तो 35%, ठीक है। जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1918 ईस्वी में जो हुआ था, हड़ताल हुआ था, तो इसमें कितना बोनस देने के लिए का निर्धारण किया गया था फ्रेंड्स? तो आपका 35% निर्धारण किया गया। ऑप्शन नंबर डी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो 35% बोनस देना स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखें। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आनंद मोहन बोस के द्वारा आपको किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में आपका ये किया गया था, ठीक है। 21 नंबर सवाल आपके सामने है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न
प्रथम अधिवेशन था। तो गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो ये 50वां अधिवेशन था। ठीक है, कौन सा? 50वां अधिवेशन। ये 50वां अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल, बंगाल का जो फैजपुर है, फैजपुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो देखिए अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न अधिवेशन था? तो 50वां अधिवेशन था। 1937 ईस्वी में बंगाल के फैजपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद रखिएगा। अगला सवाल है किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? देखिए जजिया कर का कॉन्सेप्ट मैं बार बार बताते रहता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। इससे एक प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस पर फिर से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जो पूछा जाए कि जजिया कर को किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जजिया कर को मुसलमानों पर जजिया कर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। यही सवाल आपका है। तो किस वर्ष किया था? किसने पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन कब लागू किया था? तो आपका 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो 1679 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो आपका औरंगजेब के द्वारा ये आपका लागू करवाया गया था। देखिए औरंगजेब के द्वारा लागू किया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। और साथ साथ में उसके शाही दरवेश भी कहा जाता था। तो इस साइड से जो बताता हूँ उसको जरूर याद रखिएगा। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था, शाही दरवेश भी कहा जाता था। सवाल नंबर 24 को देखिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद में किसने? लियाकत अली खान किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था? सभी को पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उपाधि वापस कर दी थी। ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा कितना डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स। जिसमें क्या जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। इसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसी के मतलब जो हुआ था, आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 में स्पेन में किया गया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फटाफट बताएं, गेस करें आप लोग। 27 का संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। और किस देश से थे? तो नॉर्वे से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 को देखिए कि प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो देखिए जो बैजंती माला एक बहुत ही फेमस आपका फिल्म अभिनेत्री थी। ये आपको कौन सा नृत्य करती थी? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 को देखिए। सवाल नंबर 29 आपका है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? चलिए इसमें देखिए बहुत सारा जीके बन रहा है, सबको याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल का करते चलिएगा फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का राजघाट ये सुमेलित है, समाधि स्थल इनका है, याद करते जाइएगा। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ये भी इनका है जो सही है। मोरारजी देसाई का अभय घाट ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि ये है जो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स आपका कर्म भूमि। क्या नाम है? कर्म भूमि। इनका नाम है क्या? कर्म भूमि।
तो याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि कहा जाता है, और चैत्रा भूमि है जो किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये दोनों भी एक्स्ट्रा याद रखें, इसमें सभी को याद रखेगा। महात्मा गांधी राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, और मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा का कर्मभूमि, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है, सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स आपका, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, PSLV XLC-25। याद कर लिया फ्रेंड्स, इसी के द्वारा आपका मंगलयान का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो इसरो के द्वारा, सभी को पता है। चलिए अगला सवाल 31 नंबर सवाल आपका है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? देखिए ये मॉडरेट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो जो अधिकतम जैव विविधता वाला होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर सवाल को देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? चलिए गेस करिएगा। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस में खेती, या उपयुक्त में से सभी। तो 32 नंबर सवाल का क्या राइट आंसर होगा कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन दिया है, गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन है जो क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार बता चुका हूं और बार बार मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और बताता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? नहीं है कह रहा है फ्रेंड्स। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है? तो ये आपका है जो परमाणु ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये परमाणु ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। बाकी में जाइए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति ऊर्जा, ये सभी है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, चल क्लियर कर लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें कह रहा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं कौन है? तो ये है, क्योंकि ये है जो आपका है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोलियम जिसका भंडारण समाप्त होने वाला है, लिमिट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है। और बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, ये सब जितना भी है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला सवाल 34 नंबर सवाल को देखें। देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। देशों के विभिन्न समूह में किसके? अरुणाचल प्रदेश का है आपका, चीन के साथ भी लगता है, भूटान के साथ, म्यांमार का साथ लगता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखें। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? जलयान निर्माण केंद्र भारत में कहाँ होता है? 35 का राइट आंसर कोचीन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? अच्छा सवाल है। छिबरो, ये छिबरो पनबिजली परियोजना है जो घाघरा नदी पर स्थित है। कहाँ? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल 37 नंबर सवाल है, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा आता है? अभी हमने देखा था दूध के उत्पादन में, तो दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आता है। 37 नंबर सवाल का है, कपास उत्पादन में आपका, कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान पर आता है। भारत का स्थान कैसा आता है? दूसरा स्थान पर। अगर पूछ दिया जाए पहला स्थान पर, तो पहला स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? चीन है जो पहला स्थान पर होगा। 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है
कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1962 ईस्वी में भारत में सीमा सड़क संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए कि सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में आपका है जो सिप किला दर्रा आपका है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा तथा बारालाचा दर्रा, ये सभी तीनों, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है सभी को मैं बताता हूँ। रोहतांग दर्रा पूछे जाए तो आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिप किला दर्रा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथ साथ में अगर पूछा जाए बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। 40 नंबर सवाल को देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। ये भी सवाल बार बार रिपीट होता है। 40 का एक काली और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 40 का। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था। तो ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अनुच्छेद 32, ठीक है यार, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया है भीमराव अम्बेडकर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखिए किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर सवाल आपका कहा है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। यह आर्थिक नियोजन है जो आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, फिर ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण किया, किस व्यवस्था का संस्तुति की थी। देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, ठीक है। तो इसने सुझाव दिया था फ्रेंड्स, इसने जो सुझाव दिया था वो द्विस्तरीय दिया था, ठीक है। द्विस्तरीय सुझाव दिया था, इसका सुझाव को नकार दिया गया था। लेकिन अभी चल रहा है भारत में कौन, त्रिस्तरीय चल रहा है। किसने क्या सिफारिश किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय को सिफारिश किया था वही चल रहा है। तो ये इसको ध्यान से रखिएगा, बार बार सवाल पूछा जाता है कि अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में गठित की गई थी, तो ये पंचायती राज के पुनरीक्षण के लिए जो सुझाव दिया था, सिफारिश किया था, वो द्विस्तरीय किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय किया था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। भारत में भी त्रिस्तरीय चल रहा है, बलवंत राय मेहता वाला। चलिए अगला सवाल 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 45 का। तो न्यायिक पुनरीक्षण में आपका कहाँ आ जाएगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, और साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से आपका प्रस्तावना लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब देखिए जिस तरह से मैं याद रखता हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको भी सभी को याद करना है। कौन सा सवाल पूछा जाएगा या मैं नहीं जानता या आप भी नहीं जानता, इसलिए जितना हो सके आसान से आसान, हार्ड शार्ट सभी को आप लोग जरूर याद रखें। 46 नंबर सवाल आपका है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं में हो जाएगा, ठीक है। संविधान के कौन सा अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 47 नंबर सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से टोटल कितने 20 सीटें आरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कितने सीटें, तो 20 सीटें आरक्षित है। 48 नंबर सवाल को देखें, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। अच्छा सवाल है। तो 1976 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने 1976 में पारित किया था फ्रेंड्स, जिसका मुख्य उद्देश्य बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना था, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। 48 नंबर 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए कौन सा सुमेलित नहीं 49 नंबर सवाल का, तो आपका भाग 2 में नागरिकता सुमेलित है, लेकिन भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है जो कितना है, तो भाग 4 के
क में है, ठीक है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, और यहाँ पर दिया है भाग 3 में दिया है मौलिक कर्तव्य। ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आप मारिएगा, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये किस में है, तो आपका भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है। बाकी फ्रेंड्स भाग 4 में सिर्फ नीति निर्देशक तत्व है, और भाग कितना हो गया आपका 15वां में निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 4 के क में है जो आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो 49 नंबर सवाल हो गया। 50 नंबर सवाल, फिर इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है, कितना, 2 बार तो बुलाया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी 50 का राइट आंसर होगा। तो ये 50 प्रश्न हो गए जीके जीएस सीरीज का 5वां वीडियो था फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से आपको 7 साढ़े 7 के बीच में प्रत्येक दिन 50 प्रश्न आपको मिलेगा, और 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। और एक बात कहूँगा फ्रेंड्स कि ये सब पढ़ने के बाद में प्रत्येक दिन गूगल में जाएँ, gkmastermind.com सर्च करें, वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस हर हाल में करना है, तभी आपका जीके जीएस मजबूत होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करिएगा फ्रेंड्स, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग वेबसाइट पर जाए फ्रेंड्स, पैसा नहीं लगता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जब भी समय मिले, चलते फिरते कहीं भी मैदान में बैठे हैं मोबाइल में, वहाँ पर खोल करके एक प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। 50-50 प्रश्नों का सभी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और साथ में सब में प्लगिंग लगाया हुआ है फ्रेंड्स, आंसर छुपाया हुआ है। जब तक आंसर आप देखना नहीं चाहेंगे तब तक नहीं देख सकते हैं, तो उससे क्या आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।